जय हिंद दोस्तों। इसमें हम न्यायपालिका के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये एनसीईआरटी का चैप्टर है और बहुत ही तार्किक रूप से लिखा गया है। इसको सही से विस्तार से पढ़ लिया जाए तो पूरी जो उसका समझ होता है न्यायपालिका का वो अच्छे तरीके से हो सकता है। इसका जो अवधारणात्मक समझ है, कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छे से क्लियर हो सकती हैं। परिचय। आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका का कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय को में हम क्या क्या सीख पाएंगे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है? संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका, भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध क्या हैं, ये सब सीखेंगे। तो हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? हर समाज में देखिए इसका कंसेप्ट कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसे ही जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष क्यों होना चाहिए? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति और समूह का सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। अब जो विधायिका है, एक आर्टिकल है 121, आर्टिकल 121 में कहा गया है कि जो विधायिका है, संसद है, संसद न्यायाधीशों के आचरण के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, है ना। संसद के अंदर में न्यायाधीश के आचरण पर बातचीत नहीं हो सकती है, बहस नहीं हो सकती है। ये बात है आर्टिकल 121 में। आर्टिकल 121 में ऐसे ही 211 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ कि विधायिका से स्वतंत्रता मिल गई न्यायपालिका को कि 121 के तहत संसद और 211 के तहत राज्य विधानमंडल न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई। फिर अगर न्यायपालिका कोई निर्णय दी है, कोई निर्णय, आदेश, डिक्री, रिट, निर्देश, दिशा निर्देश, ये सब दिए हैं
अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, उसको मानने से इनकार कर देता है, न्यायपालिका का अपमान करता है, न्यायपालिका को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो एक कानून है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, इसके तहत वो किसी भी संस्था, व्यक्ति, सरकार के ऊपर सिविल या फिर आपराधिक अवमानना का केस दर्ज कर सकती है, कार्यवाही कर सकती है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2A में सिविल और आपराधिक अवमानना बताया गया है, और इसी कानून की धारा 2B में सिविल अवमानना क्या है इसको बताया है कि अगर न्यायालय की रेट, आदेश, डिक्री, निर्णय इत्यादि की अवज्ञा या उल्लंघन किया जाता है तो ये सिविल अवमानना है। और धारा 2C में कहा गया है आपराधिक अवमानना क्या है कि अगर लिख करके, लिखित, मौखिक, चित्रित रूप में अगर न्यायालय के डिक्री, आदेश, निर्णय इत्यादि का उल्लंघन किया जाता है तो उसे कहा जाता है आपराधिक अवमानना। तो इससे क्या हुआ, न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। स्वतंत्रता न्यायपालिका को प्राप्त हो, इसके और तरीके क्या हैं कि जो नियुक्ति का तरीका है उसमें कुछ ऐसा किया जाए कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। जैसे कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका चुनाव करती है, उनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करना है तो उसका तरीका है ना। जैसे 1950 से 1973 तक अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, अगर नियुक्ति में पारदर्शिता है, रैशनैलिटी है, तार्किकता है, तो उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे उनको नियुक्त कैसे किया जाता है या किया जाता था, 1950 से लेकर के 1973 तक इन सालों में व्यवहार में यह था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, लेकिन किसी को भी नियुक्त कर देंगे ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। लेकिन 2 बार इसमें उल्लंघन हो गया। एक बार 1973 में उल्लंघन हुआ और एक बार 1977 में उल्लंघन हुआ। तो इसमें 2 बार उल्लंघन हो गया। 1973 में तब हनन हुआ इसका जब A.N. रे या रॉय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। तो A.N. रे को पहली बार ऐसा किया गया था जब 3 न्यायाधीशों के ऊपर, जो इनके वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, उनके ऊपर इनको वरीयता दी गई, इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। और 1977 में हुआ जब M.U. बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। तो सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कम किया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। तो 1993 के जो सेकंड जजेस केस है, दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कहा गया कि नहीं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। और इससे संबंधित 3 मामले हुए कि कैसे ये नियुक्ति हो। नियुक्ति की बात करें तो और चीज़ें हम देख सकते हैं
उच्चतम न्यायालय के, थोड़ा सादा पेज लेना, कहीं मिल जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह की बात करती। फिर से, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं बहुत सारे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अच्छी बात है। फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन कैसे करेगा? अन्य न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के ही अन्य न्यायाधीशों और सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन फिर भी उसको बनाने से पूर्व लोकतांत्रिक जो लोकाचार हैं कि सभी से सलाह लिया जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश और सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर आगे, इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश जो बनने जा रहा है उसकी, मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी सलाह मायने नहीं रखती, बल्कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीश के सलाह मायने रखते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श या सलाह मायने रखता है। अब ये परामर्श क्या है? ये परामर्श बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए जो CJI है उसका परामर्श अनिवार्य होता है। तो ये अनिवार्य जो परामर्श है ये क्या बाध्यकारी है या खाली सलाहकारी है? इसके ऊपर 3 केस हुए हैं, परामर्श के ऊपर विवाद हुआ है। तो परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न व्याख्याएं दी गई हैं। एक, प्रथम न्यायाधीश मामला जो कि आया था 1981 में। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में आया था, जिसको कहा जाता है SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामला। तो प्रथम न्यायाधीश मामला जिसको कहते हैं SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामला 1981 या प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 कहा जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरन विचारों का आदान प्रदान है, यानी ये बाध्यकारी नहीं है। कुल मिलाकर के पहले केस में कहा गया 1981 में कि बाध्यकारी नहीं है, ये तो खाली विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामले जो कि आया था 1993 में, द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है, यानी कि बाध्यकारी है। कुल मिलाकर सहमति प्रकट करना है कि आपको मानना होगा, बाध्यकारी है, सहमति प्रकट करना है। इस तरह यह व्यवस्था दी गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यता होगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद देगा। ठीक है, देखिए फिर से हम बताएं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों का परामर्श लेने के बाद नियुक्त करता है।
पहली बात। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सलाह अनिवार्य होता है। अब जो सलाह है, परामर्श है, वो बाध्यकारी है कि बाध्यकारी नहीं है। अन्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया जाए, उसमें जो परामर्श देगा सीजेआई, वो मानना बाध्यकारी होगा कि नहीं होगा। इसके लिए 3 केस हुआ। पहला केस जिसको कहते हैं एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस 1981 या प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, उसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श है वो सलाहकारी है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामले में 1993 में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श बाध्यकारी है, सलाहकारी नहीं, बाध्यकारी है। लेकिन ये भी व्यवस्था दी कि ऐसा परामर्श, ऐसी सलाह अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगी न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही देगा। यानी अकेले उसका मतलब परामर्श ऐसा नहीं होगा, बल्कि 2 और जो वरिष्ठतम हैं, उनके ठीक नीचे के 2 वरिष्ठतम हैं, उनकी सलाह भी लेनी होगी, विचार विमर्श के बाद होगा। तीसरे में थोड़ी और बढ़िया कर दिया। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में हुआ। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता, उसे 4 वरिष्ठतम, इससे पहले क्या रहा होगा कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह भी उसमें शामिल होगा। उसमें उन दोनों जो हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश, उसमें बहुमत नहीं, उनकी खाली सलाह लिया जाएगा। और सीजेआई का जो सलाह होगा वो बाध्यकारी होगा, लेकिन अन्य 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सीजेआई को सलाह देंगे वो बाध्यकारी नहीं होगा सीजेआई के ऊपर। यानी सीजेआई का ही निर्णय अंतिम होता रहा होगा। परंतु तीसरे न्यायाधीश मामले में कहा गया है कि नहीं, बहुसंख्यक के आधार पर, बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के आधार पर निर्णय होगा कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्या है। और पहले 2 वरिष्ठतम था, अभी उसको बढ़ा के 4 वरिष्ठतम कर दिया गया। यानी कि 5 लोग मिल करके सलाह देंगे, जिसमें एक सीजेआई है और 4 अन्य लोग हैं। ये जो 4 + 1 है 5 लोग, इसे कहते हैं कोलेजियम। यानी कोलेजियम में 5 लोग होते हैं, एक सीजेआई होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिल करके सलाह देंगे। और इसमें क्या है कि अगर इनमें से 2 का मत भी पक्ष में नहीं है, 5 में से अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता। यानी कम से कम 3 लोग मत उसके पक्ष में चाहिए। इनमें से अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तब भी नहीं जा सकता, मतलब 4 लोगों का चाहिए, समझिए। 5 लोग मिल करके सलाह देंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 लोग वरिष्ठतम होंगे। अगर इनमें 2 का मत भी पक्ष में नहीं है, यानी 1 का मत पक्ष में नहीं है तो चलेगा, 4 का मत पक्ष में है चल जाएगा। लेकिन पता लगा 2 का मत पक्ष में नहीं है तो नहीं चलेगा। तो कम से कम 4-1 का निर्णय होना चाहिए। और इस 4-1 के निर्णय में एक, मतलब इन 4 में सीजेआई तो होना ही चाहिए। जो एक असहमत है, अगर वो अन्य न्यायाधीश हैं तो चल जाएगा। जो एक असहमत है उसमें अगर सीजेआई है तो नहीं चलेगा। अर्थात कम से कम 4 लोगों का सलाह पक्ष में होना चाहिए, जिसमें सीजेआई शामिल होने चाहिए।
न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बिना अन्य न्यायाधीशों की सलाह के भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो न्यायालय ने ही व्यवस्था दी 1998 में कि बिना अगर अन्य न्यायाधीश के सलाह नहीं आते हैं तो सरकार उसको माने चाहे न माने, अपने मन से निर्णय कर सकती है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो, इसके लिए एक नवाचार किया गया। 99वां संविधान संशोधन किया गया सन 2014 में, और एक कानून बनाया गया जिसका नाम था न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC एक्ट 2014 बनाया गया। तो दो कानून आया, 99वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014। ये दो कानून आया इन दोनों कानून ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कोलेजियम प्रणाली, वही 4+1 कोलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NJAC से प्रतिस्थापित कर दिया है। लेकिन 2015 में, हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। परिणामतः पुरानी कोलेजियम प्रणाली पुनः कार्यरत हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय पर निर्णय 4th जजेज केस 2015 में आया। तो इसको, जो 2015 में आया था, इसको हम 4th जजेज केस भी कह सकते हैं। न्यायालय ने विचार दिया कि NJAC जो अधिनियम आया है, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 आया है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकती है, उसको बाधित कर सकती है। तो ये रहा उनकी नियुक्ति संबंधी जो विवाद रहे हैं इतिहास में। और अब हम अगर देखें कि उच्च न्यायालय में नियुक्ति का क्या तरीका है, न्यायाधीशों की नियुक्ति फिर से हम देखें उच्च न्यायालय के संदर्भ में। हालांकि वही चीज़ है, पढ़ ली हमने, लेकिन फिर से देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। फिर से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक बात है। मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन परामर्श के बाद। अब परामर्श किसका? दो लोगों का परामर्श। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका परामर्श, और दूसरा भारत के संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श यानी गवर्नर। इन दोनों लोगों का परामर्श जो है वो चाहिए होता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। देखिए, उच्च न्यायालय में दो प्रकार के होंगे न्यायाधीश, एक होंगे मुख्य न्यायाधीश, एक होंगे अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के गवर्नर, इन दो का सलाह
होता है जरूरी। अब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति में इन दोनों के अलावा जो सीजें हैं इनकी भी सलाह ज़रूरी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, संबंधित हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर उस राज्य का, इन तीनों के परामर्श के बाद जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो पूरी अगर नियुक्ति हम देखें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसमें अन्य न्यायाधीश और सभी उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों का परामर्श जरूरी होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जरूरी होता है। इससे संबंधित इनके साथ ही कि परामर्श बाध्यकारी है कि नहीं। तो प्रथम न्यायाधीश मामले 1981, जिसे एसपी गुप्ता केस 1981 भी कहा जाता है, में कहा गया था कि बाध्यकारी नहीं है सलाह। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में कहा गया कि सलाह बाध्यकारी है, लेकिन उसे अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह के बाद ऐसी परामर्श दिया जाना चाहिए। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में कहा गया कि सलाह बाध्यकारी तो है, लेकिन उसे बहुसंख्यक के आधार पर दिया जाना चाहिए परामर्श, और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश होनी चाहिए, साथ में सलाह होना चाहिए। और बहुसंख्यक में कम से कम 4 लोगों का मत होना ही चाहिए। 1 लोग विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन ये विपक्ष वाला CJI नहीं होना चाहिए। फिर आ गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के गवर्नर की सिफारिश आवश्यक होती है। जबकि अन्य जजेस की नियुक्ति करना है तो उसमें उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश और तत्संबंधी राज्य के राज्यपाल, तीनों का परामर्श जरूरी होता है। यह नियुक्ति प्रक्रिया। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है। अगर कोई ऐसा उच्च न्यायालय है जो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का उच्च न्यायालय है, तो उन दोनों या तीनों या जितने भी राज्य के उच्च न्यायालय हैं, उन सभी के राज्यपालों से, उन सभी के चीफ जस्टिस से, भारत का जो चीफ जस्टिस है, उन सब से परामर्श करने के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती, तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक वह राय के अनुरूप न हो। यानी राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, संबंधित राज्यपाल, उन सब की राय जरूरी होती है। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरीयतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। देखें, यहाँ पे 4 की व्यवस्था नहीं है। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरीयतम न्यायाधीशों से परामर्श करना, ये वरिष्ठतम होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। मतलब 1998 में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का सलाह लेना चाहिए, लेकिन उसी केस में कहा गया है कि अगर अन्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के हैं तो उसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह
या परामर्श ही पर्याप्त है। फिर से देखते हैं। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक वह राय के अनुरूप न हो। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। फिर आगे वही चीज कि 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कोलेजियम सिस्टम को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि 2015 में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता हम कह लें, न्यायिक समीक्षा कह लें, उसका प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन तथा NJAC एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। परिणामतः पुराना कोलेजियम सिस्टम पुनः अस्तित्व में है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 4th जजेज केस 2015 में दिया है। कोर्ट ने राय व्यक्त की है कि नई व्यवस्था नई NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी, इसी कारण से इसको हटा दिया। तो ये रहा नियुक्ति संबंधी जो विवाद रहे हैं उसमें। तो नियुक्ति में अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है तो नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए और नियुक्ति में जो कार्यपालिका है उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा न्यायालय का मत है। न्यायालय का मत है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो हम परामर्श देंगे उसी परामर्श पर साइन कर दो, इतना ही तुम्हारा हक होना चाहिए ताकि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सकें। हालांकि इसका जो NJAC है, NJAC में कुछ ऐसा गठन किया जा सकता था जो कोलेजियम से अच्छी व्यवस्था हो सकती थी और ज़्यादा लोकतांत्रिक और ज़्यादा पारदर्शी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन ये असंवैधानिक घोषित कर दिया। तर्क ये था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी और वैसे भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा भी है ना। अगर वो कार्यपालिका या विधायिका के अधीन होगी तो सही से कार्य नहीं कर सकेगी। इसीलिए उसको विधायिका से सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 121 में कहा गया है कि संसद न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं कर सकती और 211 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 122 में ये भी है कि जो न्यायाधीश हैं वो संसद की कार्यप्रणालियों पर मतलब टिप्पणियां नहीं करेंगे और 212 में कहा गया है कि न्यायाधीश राज्य विधानमंडल के कार्यप्रणालियों पर चर्चा, बहस या टिप्पणियां नहीं करेंगे। तो ये भी व्यवस्था है। इससे क्या है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल। लेकिन नियुक्ति में भी पारदर्शिता ये सब चीज़ें हों ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से कार्य कर सकें। तो ये हमने देखा कि सरकार के अन्य 2 अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकें। अब स्वतंत्रता की ही बात करें तो एक चीज़ और है, नियुक्ति का तरीका तो हो ही गया कि संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को निष्पक्ष करने के लिए कई उपबंध किए हैं। उसमें से नियुक्ति का तरीका भी है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति न्यायिक सदस्यों
अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से करता है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति न्यायिक सदस्यों अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर करता है। यह व्यवस्था कार्यकारिणी की के पक्षपात में कटौती करती है एवं सुनिश्चित करती है कि न्यायिक नियुक्ति राजनीति पर आधारित नहीं है। और अगर हमें सुनिश्चित करना है स्वतंत्रता तो हमें कार्यकाल की सुरक्षा देनी होगी, कार्यकाल की सुरक्षा देनी होगी। अगर कार्यपालिका के पास अधिकार इतने ज़्यादा हों कि वो कभी भी किसी न्यायाधीश को हटा सकें, तब वो स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर सकेंगी। और सरकार के अगर सरकार कोई गलत कार्य करती है, विधायिका कोई गलत कार्य करती है, तो वो उस पर एक्शन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उनके जो नौकरी है उसके ऊपर खतरा आ सकता है। तो कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए कि वो निर्णय करें बिना इस भय से कि उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। और नौकरी से हटाया भी जाए अगर, तो इसका पैमाना ये हो कि अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं, सिद्ध कदाचार अगर होता है, तो उनको हटाया जा सकता है। और सिद्ध कदाचार क्या चीज़ है, तो बाकायदे उसका एक पूरा प्रक्रिया बताया गया है। वो प्रक्रिया अगर फॉलो करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। वो भी बहुमत अच्छा खासा चाहिए होता है उसके लिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के जरिए सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, वो भी पूरे स्टेप महाभियोग जो आर्टिकल 61 है उसके तहत हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। लेकिन उनका कार्यकाल उनकी दया पर निर्भर नहीं है, यानी प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, नियुक्ति में एकदम पूरा जो न्यायपालिका है उसका ही वर्चस्व है। हटाने में भी राष्ट्रपति का महत्व नहीं है, खाली ये है कि वो पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात लास्ट में साइन करेगा तो हटेगा। तो हस्तक्षेप में पूरा सुरक्षा है कार्यकाल की। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया या अभियोग नहीं किया गया है। तो कार्यकाल की सुरक्षा है और हटाने का भी पूरा प्रक्रिया है। अगर हम देखें कार्यकाल और निष्कासन संबंधी क्या प्रक्रियाएं हैं, तो उससे भी समझ में आएगा कि उनको हटाना आसान बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया लंबी चौड़ी है। उसको हम देखते हैं कि कार्यकाल क्या होता है और न्यायाधीशों को निष्कासित करने का क्या क्या स्टेप होता है। पहले सर्वोच्च न्यायालय का, फिर उच्च न्यायालय का। दोनों का सेम जैसे, लेकिन हम दोनों का अलग अलग देखेंगे ताकि पुनरावृत्ति बार बार हो और चीज़ें याद हो जाएं। तो पहले हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल और निष्कासन करने की क्या प्रक्रिया है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के कार्यकाल और निष्कासन संबंधित विषय है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही रखते हैं। ये जो टॉपिक है इसको हल्का सरसरी निगाह से देख लें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। भाई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगर सुनिश्चित करनी है तो सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। जैसे कि न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया, अगर विधायिका उसके खिलाफ फिर कानून बना करके उसको पलट दें, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है। या न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया, कार्यपालिका उसके उलट ही कार्य कर रही है, तो जो है ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें,
तो इससे भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ सेवाचारिता स्वेच्छाचारिता स्वेच्छाचारिता यह उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट्स कुछ भी करें, स्वेच्छाचारी हो जाएं, उत्तरदायित्व का अभाव हो जाए, तो ये नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्ति होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, तो पहला नियुक्ति था, दूसरा कार्यकाल की सुरक्षा है, तीसरा वेतन वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकती हैं। ये है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे और हमने नियुक्ति से संबंधित विस्तार से देखा है। अब कार्यकाल की सुरक्षा से संबंधित जो बातें हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।